इस बार गर्मी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देख, धरती कितनी सूखी पड़ी है। हमारी जमीन भी कह रही है, मुझे भी कुछ पानी दो। सच कह रहा है रमेश। पहले पेड़ इतने थे कि छाव में बैठकर सारी गर्मी भूल जाते थे। अब तो सूखे पत्तों की आवाज भी सुनाई नहीं देती। लेकिन यार, सुनने में आया है कि कल एक युवक आया है हमारे गांव। उसके पास बर्फ है। बर्फ! सोच भी नहीं सकता कि गर्मी के बीच बर्फ। बर्फ लेकर आया है, लेकिन कैसे? यहाँ तो कभी बर्फ देखी ही नहीं। शायद सच है। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन लोग उसे समझ नहीं पाए। कुछ लोग तो उसे शक की नजर से देख रहे थे। कुछ दूर चौपाल पर गांव के अन्य युवक बैठे थे जो आपस में बातचीत कर रहे थे। तुम लोगों ने सुना? गांव में कोई आदमी नया आया है, राघव। उसने बर्फ लेकर आने की बात कही है। मैं नहीं जानता इसे कैसे संभालना है। बर्फ? यहाँ? हम तो सोचते थे कि बस पानी ही मिल जाए, गर्मी से बच जाए। अब बर्फ सुनना भी असंभव लगता है। पर अगर सच है तो यह गांव के लिए वरदान होगा। क्या तुमने उसके बारे में कुछ ज्यादा सुना? वो बहुत रहस्यमयी है, अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता। बस कहता है कि उसने बर्फ से कुछ और भी जोड़ा है। वो हमें ठंडक और राहत देगा। लेकिन क्या यह सच है या फिर कोई धोखा? राघव गांव के बाहर एक छोटी सी जगह पर बर्फ के टुकड़े रखकर खड़ा था। गर्मी के बावजूद उसके चेहरे पर शांति थी। कुछ गांव के लोग बर्फ को देखकर उसके पास आते हैं। यह बर्फ केवल ठंडक नहीं, बल्कि एक तरह का इलाज है। इसके साथ कुछ जड़ी बूटियों का रस भी है, जो शरीर को आराम देता है। पर ये तो तुरंत पिघल जाएगी। इसे बचाकर कैसे रखेंगे? धैर्य रखो, यह पिघलेगी, लेकिन जो ठंडक इसका असर छोड़ता है वह लंबे समय तक रहता है। तुम कैसे जानते हो कि यह काम करेगा? मैंने अपने पूर्वजों से सीखा है। हमारे गांव के पहाड़ों से लाया हूं। वह रहस्य जिसे मैं अब बताऊंगा शायद आपको चौंका देगा। राघव ने गांव के युवकों को अपने पास बुलाया। उसने एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर एक कागज निकाला, जिस पर जड़ी बूटियों के चित्र और उनके गुण लिखे थे। देखो, ये जड़ी बूटियां गर्मी में शरीर को ठंडक पहुंचाती है। मैंने इन्हें बर्फ के साथ मिलाया है, जिससे ठंडक दोगुनी हो जाती है। तो यह कोई जादू नहीं, बल्कि प्रकृति का ज्ञान है। बिल्कुल, लेकिन इसे जानना और इसका सही उपयोग करना सबसे बड़ी बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम इसे संभाल कर रखें। कुछ दिनों बाद गांव में बर्फ की मांग बढ़ने लगी। लोगों को राहत मिली, लेकिन साथ ही कुछ शक और चिंता भी पैदा हुई। मुझे लगता है कि कुछ लोग राघव की इस योजना से खुश नहीं हैं। हाँ, मैंने भी कुछ लोगों को उसकी निंदा करते सुना है। कहते हैं कि वह बाहर का आदमी है, हमें धोखा दे रहा है। हम सबको समझना होगा कि नई चीजें हमेशा डर पैदा करती हैं। हमें उसके साथ खड़ा होना होगा। एक रात राघव अकेले बैठा था। उसने एक किताब खोली, जिसमें उसने जड़ी बूटियों और बर्फ के संयोजन के बारे में लिखा था। अचानक उसे तेज दर्द हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। राघव, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन काम अभी अधूरा है। तुम लोगों को इसे पूरा करना होगा। राघव की बीमारी के बीच गांव के युवक उसकी बात मानकर बर्फ और जड़ी बूटियों का संयोजन करने लगे। धीरे धीरे बर्फ की ठंडक गांव में फैलने लगी। राघव ने हमें जो सिखाया है, मेहनत, सच्चाई और एक दूसरे के लिए खड़े रहने का हौसला, वही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। दौलत और सामान तो वक्त के साथ बदल जाते हैं,
लेकिन उसके दिए हुए उसूल और यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हमें उसकी उम्मीदों पर सिर्फ खरा ही नहीं उतरना है, बल्कि यह भी दिखाना है कि उसका हम पर भरोसा करना बिल्कुल सही था। उसकी सोच, उसका यकीन, उसे कभी टूटने नहीं देना है। दिन बीतते गए। गांव की गर्मी अब भी अपना प्रकोप दिखा रही थी, पर गांव के युवकों के मन में अब उम्मीद की किरण जल रही थी। राघव की बर्फ और जड़ी बूटियों के मिश्रण ने लोगों को राहत देना शुरू कर दिया था, लेकिन कहीं न कहीं गांव के कुछ लोग इसे खतरे की तरह देखने लगे थे। एक दिन शाम को गांव के चौपाल पर फिर से चर्चा छिड़ गई। देखो, मैं समझता हूं कि राघव ने जो किया है वो सराहनीय है, लेकिन कुछ लोग इसे अपनी रूढ़िवादिता से देख रहे हैं। कहते हैं कि ये गांव की पुरानी परंपराओं के खिलाफ है। पर क्या परंपरा के नाम पर हम नई चीजों को नकार देंगे? अगर राघव की बर्फ और जड़ी बूटियां सच में हमें राहत दे रही हैं, तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। मैं भी यही कहता हूं, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग राघव के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। कल रात मैंने देखा कि कुछ युवक गांव के बाहर झाड़ फूंक करने वालों से बात कर रहे थे। यह सही है। हमें पता लगाना होगा कि कौन हमारे बीच अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। राघव की तबीयत अब और बिगड़ रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने युवकों को एक बार फिर से इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, ये जो ठंडक और राहत हमने बनाई है, यह केवल एक शुरुआत है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे और बेहतर बनाओ। यह काम सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। तुम्हें इस गांव के हर व्यक्ति तक इसे पहुंचाना होगा। लेकिन राघव, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती। हमें भी चाहिए कि तुम आराम करो। मनीष, असली ताकत तो तब आती है जब हम अपने उद्देश्य के लिए लड़ते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। मैं तुम पर भरोसा करता हूं। एक रात गांव में अचानक अफरा तफरी मच गई। गांव के बाहर लगी बर्फ की जगह पर आग लगी थी। ये क्या हुआ? बर्फ जल रही है। कैसे? ये तो गांव के लिए बहुत बड़ा झटका है। मुझे शक है कि किसी ने जानबूझकर ये आग लगाई है। शायद वही लोग जो राघव से नफरत करते हैं। हमें तुरंत इसका पता लगाना होगा। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अगले दिन गांव के युवक मिलकर उस आग की जांच करने गए। उन्हें कुछ संदिग्ध निशान मिले जो जंगल की तरफ जा रहे थे। ये निशान साफ दिख रहे हैं। हमें उन्हें पकड़ना होगा। पर यह खतरनाक हो सकता है। हमें योजना बनानी होगी। मैं और सौरभ तुम्हारे साथ जाएंगे। हमें पता लगाना होगा कि कौन हमारे दुश्मन हैं। युवकों ने छुपकर जंगल में प्रवेश किया। धीरे धीरे वे एक गुप्त बैठक तक पहुंचे, जहां कुछ लोग बैठकर कुछ योजना बना रहे थे। राघव और उसके नए प्रयोग हमारे गांव की परंपराओं को खत्म कर देंगे। हमें इसे रोकना होगा। अगली बार जब बर्फ आएगी ना, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इस बार उसे जला देंगे, चाहे लोग कुछ भी कहें। और राघव, उसे तो अब इस गांव में रहने का कोई हक नहीं रहा। जो इंसान अपना नहीं हुआ, वो गांव का क्या होगा? ये लोग हमारे गांव के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। हमें तुरंत वापस जाना चाहिए और बाकी को सूचना देनी चाहिए। वापस गांव लौटकर युवकों ने सारी जानकारी साझा की। हमें सावधानी से काम लेना होगा, पर हमें हार नहीं माननी है। गांव की भलाई के लिए हमें एकजुट रहना होगा। राघव की बीमारी भी चिंता का विषय है। हमें उसे भी सुरक्षित रखना होगा। राघव धीरे धीरे ठीक होने लगा
और उसने युवकों को नई तकनीकें सिखाईं जिससे बर्फ को बेहतर तरीके से रखा जा सके। कुछ हफ्तों बाद गांव में फिर से बर्फ की बिक्री शुरू हुई, लेकिन इस बार ज्यादा सतर्कता के साथ। देखो, हम जिस चीज पर विश्वास करते हैं उसे बचाना हमारा धर्म है। हमें अपने प्रयासों को और मजबूत करना होगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं राघव। रात की वह मुठभेड़ जैसे गांव के सीने पर एक अनदेखा बोझ छोड़ गई थी। राघव और युवकों ने भले ही विरोधियों को पीछे धकेल दिया हो, पर असल दुश्मन कौन है, ये अब भी रहस्य बना हुआ था। पिछली रात हमलावरों को देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये कोई बाहर के लोग नहीं थे। उनके चेहरे छिपे हुए थे, लेकिन चाल ढाल मुझे जानी पहचानी सी लगी। तुम कहना क्या चाहते हो राघव? क्या कोई हमारा ही अपना इस सब के पीछे है? मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लोग हमारे अपने ही बीच से ये काम कर रहे हैं। उनके लिए ये बर्फ एक खतरा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि गांव बदले। वो नहीं चाहते कि लोग राहत पाए। तो हम क्या करें? चुपचाप बैठे रहें या फिर इस बार सीधा सामना करें? नहीं मनीष, इस बार हमें ज्यादा चालाकी से काम लेना होगा। हम सीधे टकराएंगे तो वो सतर्क हो जाएंगे। हमें वो करना है जो उन्हें भी न लगे और हम सच तक पहुंच जाएं। युवकों ने गांव में एक नया इंतजाम शुरू किया। बर्फ बांटने वाले रास्तों की निगरानी हर रात 2 युवक छुपकर निगरानी करते। एक रात सौरभ और अजय को बर्फ रखने वाले पुराने गोदाम के पीछे हलचल महसूस हुई। वो चुपचाप वहां पहुंचे। देख, 2 लोग हैं। ये वही 2 लोग हैं जो पिछले हफ्ते चौपाल की मीटिंग में नहीं आए थे। शांत रहो, सुनो वो क्या कह रहे हैं। राघव का दिमाग तो देखो, गांव के बच्चों को भी अपना बना लिया है। अब अगली खेप की बर्फ को खराब कर देंगे। एक बार लोग बीमार पड़ेंगे, फिर देख राघव कैसे भागेगा गांव से। अब बस बहुत हो गया। वो दोनों दौड़ पड़े, लेकिन दोनों लोग झाड़ियों में कूदकर भाग निकले। सौरभ और अजय ने कोशिश की, पर इस बार भी हाथ खाली रहे। अगले दिन सुबह राघव की हालत अचानक बिगड़ गई। उसे जोर की उल्टी हुई, बुखार भी था। कहीं जो बर्फ का पानी उन्होंने पिया था उसी में कुछ मिला तो नहीं जिससे राघव की तबीयत खराब हो गई हो? हमारे पास सबूत नहीं, लेकिन शक तो यही कहता है। गांव में डर फैल गया। कुछ लोग फिर से अफवाहें उड़ाने लगे। राघव की बर्फ से बीमारी फैल रही है। हमने कहा था ना, ये बर्फ का चक्कर ठीक नहीं है। देखो क्या हुआ अब। शर्म करो, तुमने देखा है बर्फ में क्या मिला है? बिना कुछ देखे बिना सोचे बस बातें कर रहे हो। हम एक बार सब बर्फ की जांच करवाएंगे, गांव के सबसे पुराने वैद्य से। वो बताएंगे कि इसमें कुछ मिला है या नहीं। वैद्य नारायण दास आए। उन्होंने हर खेप की बर्फ को सूंघा, छका, पानी में घोला, फिर बोले, बर्फ में कुछ भी संदिग्ध नहीं है, लेकिन जो बर्फ राघव के लिए अलग रखी गई थी उसमें हल्की गंध है। यह कोई पुरानी जड़ी है जो तेज बुखार देती है। मतलब किसी ने जानबूझकर राघव को बीमार करने की कोशिश की है? हाँ, और ये काम कोई बाहरी नहीं कर सकता। ये किसी ऐसे का काम है जो जानता है राघव कहाँ की बर्फ पीता है। अगली रात अजय और रमेश ने योजना बनाई। उन्होंने बर्फ के नए स्टोर के पास नकली खेप रखी, जिसमें एक खास गंध मिलाई गई थी। उन्होंने जानबूझकर सबके सामने कहा कि यह खेप राघव की सेहत सुधारने के लिए रखी है। रात के तीसरे पहर झाड़ियों से एक परछाई फिर आई, लेकिन इस बार जैसे ही वो व्यक्ति घर के पास पहुंचा
तुरंत रमेश ने उसे पकड़ लिया। तू भूपेश, लेकिन तेरा तो नाम भी नहीं आता था किसी शक में। तुम लोग समझोगे नहीं, मैंने कभी नहीं चाहा कि गांव की परंपराएं टूटें। राघव सब बदल रहा था, सब लोग उसकी सुनते थे और मेरी बात कोई नहीं मानता था। तो तुमने उसे बीमार कर दिया और लोगों को भी बीमार करने की योजना बनाई। मैं सिर्फ चाहता था कि लोग मुझे भी सुने। अगली सुबह भूपेश को गांव की पंचायत में पेश किया गया। सबके सामने उसका अपराध बताया गया। भूपेश ने जो किया वो गलत है, लेकिन अगर उसने कभी पहले कहा होता कि उसे क्या महसूस होता है, शायद मैं सुन लेता, शायद हम सब सुन लेते। राघव, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सिर्फ बर्फ नहीं, दिल भी ठंडा रखते हो। तपती गर्मी में सिर्फ बर्फ नहीं, समझ और एकता ही असली ठंडक है, और यही गांव की असली ताकत है।